नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर जी यानी नरेंद्र मोदी जी एड्रेस कर रहे होते हैं स्टेट्स होम मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को फरीदाबाद में। तभी अपने इस स्पीच में ये बात करते हैं वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म की। ये कहते हैं कि इंडियन पुलिस का भी एक ब्रांड रिकॉल होना चाहिए, जैसे कि ब्लैक एंड रेड बॉक्स है पोस्ट ऑफिस का। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि मैं ये आइडिया इम्पोज नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है ये आइडिया अच्छा है और इस पे डेलिब्रेशन होना चाहिए। आप लोग को पता ही होगा कि जनरली जो वर्दी होती है पुलिस की ये खाकी होती है, लेकिन ये अलग अलग स्टेट में थोड़ा बहुत हम लोग को वेरिएशन देखने को मिलता है इसमें। दरअसल इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट या फिर इंडिविजुअल फोर्स को भी ये पावर है कि वो डिसाइड कर सकती है उनको कैसी यूनिफॉर्म पहननी है, और इसी का ये नतीजा है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग फोर्स में हम लोग को वेरिएशन देखने को मिलता है। कोलकाता पुलिस को आप लोग देखेंगे तो ये आपको व्हाइट यूनिफॉर्म में मिल जाएगी, और पुदुचेरी पुलिस को अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपको ब्राइट रेड कैप पहने हुए दिखाई देंगे, और इनकी यूनिफॉर्म जो होगी वो खाकी रहेगी। इसके अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जो है वो आपको व्हाइट और एंड ब्लू यूनिफॉर्म में दिखेगी। तो इस तरीके से जो अलग अलग स्टेट है या अलग अलग सिटीज की जो पुलिस है उनके ड्रेस में काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। इन यूनिफॉर्म में ओवर द ईयर अपनी सुविधा के अनुसार डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट ने रिफॉर्म भी किया है। जैसे कि फरवरी 2018 में महाराष्ट्र पुलिस ने यह ऑर्डर दिया था कि जो पुलिस होगी उसकी वर्दी में डॉप डाइड खाकी फैब्रिक यूज होगा। दरअसल जो पुलिस ऑफिसर्स होते थे वो खुद से वो खाकी कपड़ा खरीद के अपनी वर्दी सिलाते थे, जिसकी वजह से होता क्या था कि इंडिविजुअल लेवल पे भी उनकी वर्दी में डिफरेंस आ जाता था। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर पास किया था। अक्टूबर 2018 में कर्नाटका पुलिस ने यह ऑर्डर दिया था कि जो वुमेन पुलिस है वो खाकी साड़ी नहीं पहनेंगी बल्कि शर्ट्स एंड ट्राउजर्स पहनेंगी। ऐसे ही फरवरी 2022 में महाराष्ट्र डीजीपी ने सर्कुलर ऑर्डर किया था कि जो ट्यूनिक यूनिफॉर्म है वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, उसको पहनना कंपलसरी नहीं रहेगा। और सेम ऑर्डर दिया गया है उड़ीसा की तरफ से भी। ट्यूनिक यूनिफॉर्म आप लोग को पता ही होगा, एक ओवरकोट टाइप का होता है। अपने सीनियर रैंक के जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनको कई बार हो सकता है ये पहने देखा भी होगा। ये ब्रिटिश एरा की लेगेसी है, और ब्रिटिश क्लाइमेट में तो ये ठीक बैठता है, लेकिन इंडिया का जो क्लाइमेट है वो वार्म और हॉट क्लाइमेट है, तो यहाँ पर कोट का पहनना ऐसे काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती थी, इनको गर्मी लगती थी अंदर से। कुल मिला के इसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। नाउ इन सब इंडिविजुअल स्टेट के रिफॉर्म्स से हुआ क्या है कि ये जो वेरिएशन है ये और ज्यादा बढ़ गया है। आप अलग स्टेट में जाएंगे तो अलग अलग स्टेट की आप लोग को पुलिस अलग तरीके से अलग पहनाव में दिख जाएगी। इन्हीं यूनिफॉर्म्स को सिमिलर करने के लिए मोदी जी ने ये रिक्वेस्ट किया है कि इस चीज पे आप लोग विचार करिए, और इस चीज पे स्टेट्स को भी सोचना चाहिए। जैसे हम लोग ने वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन मोबिलिटी, वन नेशन वन साइन लैंग्वेज इंप्लीमेंट किया है, वैसे ही इसे भी करना चाहिए। तो ये तो थी सिर्फ पुलिस यूनिफॉर्म को सेम करने की बात, लेकिन इसके अलावा अक्सर आप लोग वन नेशन वन पुलिस सिस्टम की भी बात सुनते होंगे। लेट मी रिपीट, मैं वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म नहीं कह रहा, वन नेशन वन पुलिस सिस्टम कह रहा हूँ। तो इसका जिक्र भी अक्सर होता है पुलिस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए, और इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में देखने वाले हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या रीजन है इसकी डिमांड की, और आज के टाइम में पुलिसिंग में क्या चैलेंजेस हैं, और बेसिकली क्या कारण है कि पुलिस जिसका एस्टेब्लिशमेंट सिटीजन्स को सुरक्षा देने के लिए हुआ है, आज सिटीजन्स एक बार को किसी रसूखदार आदमी के पास चले जाते हैं मदद मांगने के लिए, लेकिन पुलिस के पास जाने से घबराते हैं। ऐसा क्यों है? तो बहुत कुछ है जानने को इस वीडियो में गाइस, बस आपको एंड तक बने रहना है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। दोस्तों मिडिवल टाइम में जो पुलिसिंग सिस्टम होता था, इनकी जिम्मेदारी होती थी जागीरदार और जमींदार पे। जागीरदार जो होते थे उनको ड्यूटी के बदले लैंड का रेवेन्यू असाइन कर दिया जाता था बजाय कैश पेमेंट करने के। जमींदार जो होते थे ये वो ऑफिसर्स होते थे जिनकी लैंड टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी होती थी। लेकिन टाइम टाइम पे दोनों की जिम्मेदारी और पावर में अंतर भी आने लगा। बाद में चल के जागीरदारी जो हो गई ये हेरिडेटरी हो गई, और ब्रिटिश के टाइम पे उन लोग ने जमींदार को जो है वो ओनर डिक्लेयर कर दिया लैंड का। तो पहले इन दो ग्रुप के अंडर होता था पुलिसिंग की जिम्मेदारी, लेकिन इससे फायदा ना होने की वजह से 1861 में एक एक्ट बनाया गया ब्रिटिशर्स द्वारा पुलिसिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, जिसका नाम था इंडियन पुलिस एक्ट। क्योंकि ये एक्ट ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसका जो मेन पर्पस था वो लोगों की भलाई नहीं बल्कि अंग्रेजों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था। यानी इंडिया का उन पे रूल प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, और इसीलिए इस एक्ट के अंदर पुलिस को जो है वो अथॉरिटेरियन रिजाइम और पावरफुल रिजाइम बनाया गया था। लेकिन इसमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट भी थी, जैसे इस एक्ट के सेक्शन 20 में ये मेंशन था कि पुलिस जो होगी उसके पास अनलिमिटेड डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होगी, उसको जो ड्यूटी दी जाएगी और जैसे दी जाएगी वैसे ही उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा ना करने पे क्या एक्शन लिया जाएगा पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट, इसके बारे में इसमें कुछ भी मेंशन नहीं था। तो इसका होना ना होना का कोई खास फायदा नहीं था, और इस एक्ट के बाद भी कोई ज्यादा
सिविलियन और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं थी पुलिस ऑफिसर्स की। फिर इस तरफ और काम बढ़ता है, 1862 पे आईपीसी या इंडियन पीनल कोड को इस्टेब्लिश किया जाता है। उसके बाद फिर 1872 में एविडेंस एक्ट लाया जाता है। ये दोनों कानून बनाए गए जो इन्वेस्टिगेशन का काम था पुलिस का, उसको इम्प्रूव करने के लिए। फिर 1917 में इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस को इस्टेब्लिश किया जाता है। लेकिन ये जितने भी बदलाव या रिफॉर्म लाए जा रहे थे, ये सब ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट के देखते हुए लाए जा रहे थे, ना कि इंडियंस के प्रोटेक्शन के लिए। इसके बाद देश आजाद होता है और नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ एंड ऑर्डर को स्टेट लिस्ट में रखा जाता है। स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, ये क्या है ये आपको पता ही होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट का मेंशन है, जिसमें पहला है सेंट्रल लिस्ट। इस लिस्ट में जितने भी आइटम्स है उसमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। और दूसरा है स्टेट लिस्ट, इसमें स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेज में सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर वो सर्कमस्टेंसेज नहीं मिल रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस लिस्ट में कानून नहीं बना सकती है। इसके अलावा और तीसरा लिस्ट होता है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती है। लेकिन कोई भी कानून स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून के इस लिस्ट के आइटम के ऊपर ओवर पावर नहीं कर सकता। और जितनी भी रेसिड्यूरी पावर होती है, यानी कि वो आइटम जो इन तीनों ही लिस्ट में मेंशन नहीं है, उस पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तो इसी शेड्यूल में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट लिस्ट में है, यानी स्टेट इस कानून और रूल्स बना सकती है। और इसीलिए आज जो लॉ है स्टेट में पुलिस से रिलेटेड, वो या तो 1861 के लॉ पे मॉडल्ड है या फिर 1861 का लॉ ही फॉलो करती है स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन स्टेट के पास ये पावर होने से हुआ क्या है कि अलग अलग स्टेट में ये जो लॉ है पुलिस को रेगुलेट करने का, इसमें काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला है। प्लस स्टेट के हाथ में अपनी सर्विस के रेगुलेशन होने की वजह से पुलिस ऑफिसर जो है उनको काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपनी ड्यूटी पे, और लोकल लीडर्स के सामने मजबूर हो जाती है पुलिस कोई बड़ा एक्शन लेने से। इन्हीं सब की वजह से हम लोग को देखने को मिलता है लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, लैक ऑफ सिटीजन फ्रेंडली एटीट्यूड और अब्यूज ऑफ पावर। और क्रिमिनल्स और पुलिस का भी जो नेक्सस है वो भी इसी का रिजल्ट है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि ब्रिटिशर्स द्वारा जो पुलिस का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था वो उनके खुद के फायदे के लिए किया गया था, ताकि उनका जो रूल है, उनकी जो अथॉरिटी है, उसको मेंटेन रखा जाए। और इस चीज के लिए पुलिस को बहुत ज्यादा पावर दी गई थी, इमेंस पावर दी गई थी पुलिस को। इसीलिए उस समय की जो पुलिस है या फिर उनकी जो अब्यूज ऑफ पावर है, वो आज भी कहीं ना कहीं जो माइंड है कॉमन सिटीजन्स का और हमारी पुलिस, उसको इन्फ्लुएंस करती है। आज भी जो कॉमन सिटीजन है वो बहुत ज्यादा डरता है पुलिस के पास जाने से और पुलिस की मदद लेने से। तो ये कॉलोनियल लेगेसी प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके हाथ में ज्यादा पावर होने की वजह से इस मैटर में हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो बहुत ज्यादा इनफेक्टिव, करप्ट और अनप्रोफेशनल हो गया है। और कई बार अकाउंटेबिलिटी ना होने की वजह से और अपनी जो पूरी डिपेंडेंस है वो स्टेट गवर्नमेंट पे होने की वजह से कई बार जो स्टेट की पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की भी जो आदेश है उसका उल्लंघन करती है। खासकर से वहां जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट में रूल कर रही गवर्नमेंट एक ही पार्टी की नहीं होती है। अब इससे हुआ क्या है कि वो एजेंसी, वो ऑर्गेनाइजेशन जो सिटीजन्स के भले के लिए बनी थी, उनमें हम लोग देख रहे हैं कि दो तरह से डिवीजन क्रिएट हो गया है। एक तरफ है स्टेट गवर्नमेंट और उसकी पुलिस डिपार्टमेंट, और दूसरी तरफ है सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एनआईए, सीबीआई, ईडी, इस तरह की बाकी ऑर्गेनाइजेशंस। आपने अक्सर न्यूज में देखा होगा या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कई लोग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पे इल्जाम लगाते हैं कि वो पुलिस का मिसयूज कर रही है, और इसके बदले में सेंट्रल गवर्नमेंट पे इल्जाम लगता है कि वो एनआईए, ईडी जैसे ऑर्गेनाइजेशन का मिसयूज कर रही है। ये सब बहुत टाइम से चला आ रहा है। उसके बाद भी वो स्टेट गवर्नमेंट जिनने अलग लॉ बनाया है अपनी पुलिस को रेगुलेट करने के लिए, उसने भी पुलिस की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना जरूरी नहीं समझा है, और ये काफी हैरानी की बात है। इसके अलावा और कमियों की हम लोग बात करें आज के टाइम में जो पुलिस सिस्टम है उसकी, तो हम लोग देखते हैं कि स्टेट का जो बजट होता है पुलिस के लिए वो काफी कम होता है। कई ज्यादा जो वैकेंसी है वो अनफिल्ड है। टोटल ऐसा कहा जाता है कि पूरे देश में 5 लाख वैकेंसी पुलिस में अनफिल्ड है। उसके अलावा यूएन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो उसका कहना है कि पर 1 लाख की पॉपुलेशन पे कम से कम 122 पुलिस ऑफिसर होने चाहिए। लेकिन इंडिया में ये रेशियो है 1 लाख पे 181 पुलिस ऑफिसर्स का, और इसमें भी 86% लोअर लेवल के कांस्टेबल है। मतलब कि ज्यादातर जो वैकेंसी है वो ऑफिसर लेवल पे है। इसी वैकेंसी के होने की वजह से पुलिस ऑफिसर जो है वो एक्स्ट्रा बर्डन है और उनको 14-14 घंटे की शिफ्ट में काम करना पड़ता है। तो ये थे सारे इशू हमारे पुलिसिंग सिस्टम से रिलेटेड। अब इन्हीं सब इश्यूज को देखते हुए इनको सॉल्व करने के लिए वन नेशन वन पुलिस रिफॉर्म लाने की बात की जाती है। 1979 में नेशनल पुलिस कमीशन सेटअप किया गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसकी कोई भी रिकमेंडेशन मानी नहीं। और फिर 1996 में फॉर्मर डीजीपी प्रकाश सिंह ने और डीजीपी एनके सिंह ने एक पीआईएल फाइल किया था कोर्ट में, जिसमें उनने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि वो डायरेक्शन दे गवर्नमेंट को इस कमीशन की रेगुलेशन मानने के लिए।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई कमेटी बनाई और फिर 2006 में सोली सोरबीजी कमेटी में ये रिकमेंड किया कि 1861 का जो एक्ट है उसको रिप्लेस करना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया स्टेट और यूटीज को कि वो 7 बाइंडिंग डायरेक्शन पे काम करे, जिससे पुलिस की जो डिपेंडेंस है स्टेट गवर्नमेंट पे वो कम हो। ये डायरेक्शन थे जैसे कि फिक्स्ड टेन्योर होना चाहिए डीआईजी, एसएचओ और एसपी लेवल के पुलिस ऑफिसर्स का 2 साल का, और इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर का जो फंक्शन है पुलिस का उसमें सेपरेशन होना चाहिए। पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए और प्रमोशन, ट्रांसफर, इन सब में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। फिर एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी एस्टेब्लिश करने के भी ऑर्डर्स दिए गए थे ताकि कस्टोडियल डेथ और रेप जैसे मिसकंडक्ट जो है वो कम किए जा सके। और हायर लेवल के जो पुलिस ऑफिसर्स है उनका जो अपॉइंटमेंट है वो मेरिट बेस पे होना चाहिए और उनका मिनिमम 2 साल का टेन्योर होना चाहिए, ऐसा इस ऑर्डर में कहा गया था। लेकिन किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इस लाइन में कोई भी एक्शन लिया नहीं गया और ये एक तरीके से कंटेम्प्ट की तरह था कोर्ट का। इसीलिए फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने पीआईएल भी फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा कि स्टेट को कंटेम्प्ट लेटर भेजा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा किया नहीं गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब तक। इसी सब चक्कर की वजह से आज भी जो हालत है पुलिस सिस्टम की और उसके वजह से जो अफेक्ट है पुलिस सिस्टम की वो खराब है। लोकल लीडर्स का बहुत ज्यादा से है जिसकी वजह से उनके सामने मजबूर होकर पुलिस भी अपना काम नहीं कर पाती है। रिसेंटली आपको याद होगा मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने स्टेट के होम मिनिस्टर के अगेंस्ट ये एलिगेशन लगाया था कि वो पुलिस को हफ्ता वसूली के टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। इसी एलिगेशन के अंडर केस भी चल रहा है। उसके अलावा वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में ये एलिगेशन लग रहे थे स्टेट गवर्नमेंट पे कि वहाँ रूलिंग पार्टी जो है उसके लीडर्स रेप, मर्डर और इस तरह के सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे थे, लेकिन पुलिस क्योंकि वहाँ की मजबूर थी इसलिए कुछ कर नहीं पा रही थी। इसको सेंट्रल में रूलिंग पार्टी है उसको अपने कैडर्स के लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देनी पड़ी क्योंकि वेस्ट बंगाल की जो पुलिस थी उस पर वो भरोसा नहीं कर पा रही थी। तो ये सब जो एलिगेशन है ये दिखाता है कि स्टेट की पुलिस जो है वो कितना ज्यादा मजबूर हो जाती है लोकल जो लीडरशिप है उसके अंडर। तो इसका एकमात्र कारण है टू मच डिपेंडेंस ऑफ पुलिस ऑन स्टेट गवर्नमेंट, जिसका कारण है कि आज के टाइम में स्टेट की जो पुलिस है वो बस एक रूलिंग पार्टी के लिए काम करने वाली लोकल आर्मी जैसी बन के रह गई है, ना कि सिटीजन्स के भले के लिए काम करती है। ना अब सवाल ये आता है कि इसमें किया क्या जा सकता है। तो देखो इसमें कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी पार्टी को पॉलिटिकल विल दिखानी होगी। होता क्या है कि अलग अलग पार्टी जो भी हैं जिनको आप लोग अक्सर एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हुए या एक दूसरे से लड़ते हुए देखते हैं, वो सारी पार्टी इस मुद्दे पे एक तरफ आ जाती हैं क्योंकि पुलिस में रिफॉर्म करने का मतलब है कि वो पार्टी जिसमें बीजेपी या फिर कांग्रेस का या फिर बाकी पार्टी का रूल है ये सब पुलिस के ऊपर से अपना कंट्रोल खो बैठेंगी और इस कंट्रोल का मिसयूज तो पास्ट में इन सब ने किया है, इसलिए ये नहीं चाहती हैं कि ये जो इनकी पावर है वो ये लूज करें। लेकिन अगर सेंटर वाकई इसको इम्प्लीमेंट करना चाहे तो वो एटलीस्ट उसके द्वारा रूलिंग स्टेट जो है उसमें तो ये कर सकती है। इसके बाद फिर यूटीज में भी आसानी से सेंट्रल गवर्नमेंट ये रिफॉर्म ला सकती है। उसके अलावा वो स्टेट जिसमें रूलिंग पार्टी अलग है सेंट्रल की रूलिंग पार्टी से, वो अगर ये रिफॉर्म नहीं लाना चाहती है तो उसके लिए भी सेंटर के पास टूल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 249 और आर्टिकल 252 सेंटर को यह पावर देता है कि वो कुछ सर्कमस्टेंसेस में स्टेट लिस्ट में भी कानून बना सकती है। आर्टिकल 249 कहता है कि राज्यसभा अगर चाहे तो 2/3 मेजोरिटी से ये रिजोल्यूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे सकती है कि वो स्टेट लिस्ट में कानून बनाए। इसके अलावा आर्टिकल 252 कहता है कि 2 और 2 से ज्यादा स्टेट्स अगर मिलकर ये कहती हैं कि कोई मैटर में सेंटर को कानून बनाना चाहिए तो उस मैटर में सेंटर जो है वो लॉ बना सकता है। तो इस तरीके से वो स्टेट भी जिसमें सेंटर की रूलिंग पार्टी का रूल नहीं है लेकिन फिर भी वो रिफॉर्म लाना चाहती है उसमें सेंटर इस तरीके से रिफॉर्म कर सकता है। इन सब के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके भी जो स्टेट लिस्ट में लॉ एंड ऑर्डर मेंशन है इसको स्टेट लिस्ट से हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में लाया जा सकता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये करने के लिए बहुत ज्यादा पॉलिटिकल विल की जरूरत है और बहुत से स्टेट हैं जो बीजेपी रूल्ड हैं, वहां पर भी क्या होगा जो रूलिंग पार्टी है वो पुलिस से अपना कंट्रोल खो बैठेगी। इसलिए इस चीज में जो सारी पार्टी हैं लगभग वो मिलके कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन कर रही हैं, लेकिन इससे उन लोग को समझना चाहिए कि जो देश का हित है उसको नुकसान पहुंच रहा है और हो क्या रहा है कि जो रियल इशू है उससे ध्यान हटा के जो वर्दी है पुलिस की उस पर ध्यान लाया जा रहा है। हालांकि मैं इसके कोई अगेंस्ट नहीं हूँ, जो वर्दी है उसको उसमें भी यूनिफॉर्मिटी होना
होना चाहिए, लेकिन जो रियल इशू है पहले उस पे काम होना चाहिए। जरूरत है इस समय एक यूनिफॉर्म पुलिस की और पुलिस में जो रिफॉर्म है उसको लाने की, ताकि आज जो माइंडसेट है पुलिस का सिटीजन्स के लिए और सिटीजन्स का जो पुलिस के लिए, इसमें बदलाव आ सके। बाकी उम्मीद करते हैं कि आगे जो गवर्नमेंट है वो इस चीज में काम करेगी और एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल दिखाएगी। मैं यहाँ आपसे चाहूंगा इजाजत, मुझे इजाजत दीजिए और इस वीडियो को यहाँ हम लोग खत्म करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।